हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग कूलॉम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र चैप्टर को स्टडी किए थे। इस चैप्टर में हम लोग वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन सी टॉपिक हमें स्टडी करनी है। तो पहली टॉपिक है क्षेत्रफल वेक्टर। पहली टॉपिक हमारी क्या है? क्षेत्रफल वेक्टर। ठीक है, तो क्षेत्रफल वेक्टर हम लोग अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं क्षेत्रफल वेक्टर। आप हेडिंग लगा लेंगे क्षेत्रफल वेक्टर। क्या हेडिंग बनाएंगे? क्षेत्रफल वेक्टर। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोला जाता है एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर। ठीक, क्षेत्रफल वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसमें परिमाण तो होता ही है और साथ ही साथ क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। इसलिए एक ऐसी राशि है, सदिश राशि है। तो आप क्षेत्रफल के अंतर्गत पहला स्टार पॉइंट बना करके लिख लेंगे, क्षेत्रफल कैसी राशि है? सदिश राशि है। क्षेत्रफल सदिश राशि है। पहला पॉइंट बना करके लिख लेंगे आप लोग, क्षेत्रफल सदिश राशि है। क्षेत्रफल कैसी राशि है? क्षेत्रफल सदिश राशि है। सेकेंड, ये क्षेत्रफल की यदि डायरेक्शन की बात करें तो क्षेत्रफल का डायरेक्शन लेते कैसे हैं? यदि कोई भी सरफेस है तो क्षेत्रफल का डायरेक्शन उस पर बताना है तो आप कैसे बताएंगे? उस सरफेस के यानी उस तल के लंबवत किसका डायरेक्शन होगा? क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का डायरेक्शन यदि हमें बताना है तो क्षेत्रफल का डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तल के लंबवत। क्षेत्रफल का डायरेक्शन कैसे लेंगे? तल के यानी सतह के लंबवत लेंगे। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल की दिशा तल के, क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत कैसे होती है? क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत होती है। ये हमेशा याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत होती है। क्षेत्रफल के अंतर्गत आप ये दो बातें सीखे। क्षेत्रफल वाली बात सदिश राशि है और दूसरी पॉइंट क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत होती है। क्षेत्रफल की दिशा कैसे होती है? तल के हमेशा लंबवत होगी। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, यदि इसकी नोटेशन की बात करें तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ये क्या है? वृत्त है, और इसके यदि अभिलंब की बात करें तो कुछ इस तरह से अभिलंब होगा। अभिलंब कहां से पास करेगा? हमेशा सेंटर से पास करेगा। यदि अभिलंब की बात करें तो अभिलंब कहां से जाएगा? सेंटर यानी केंद्र से होकर के पास करेगा। तो इसका एकांक वेक्टर क्या हो जाएगा? जन कैप। ठीक, अब देखिए, यदि आपको यहां पर बताना है कि क्षेत्रफल का डायरेक्शन कैसे है तो देखिए ये कैसे है। मान लो ये वृत्त है, ये क्या है? वृत्त। इस तरह से वृत्त बनाया गया है। अब यदि इस पर हमें क्षेत्रफल का डायरेक्शन पर बताना है तो इसका पहले तो अभिलंब इस तरह से होगा। कहां से पास करेगा? इससे सेंटर से। तो सेंटर मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पर ये इस तरह से क्या करेगा? पास करेगा हमारा अभिलंब। अब देखिए ये तल है, ये क्या हो जाएगा? वृत्त का तल। तो इस तल पर इस तरह से यदि हम लोग रखेंगे तो ये क्या दे रहा है? लंबवत। तो यानी क्षेत्रफल का डायरेक्शन कुछ इसी तरह से होगा इसमें। तो क्षेत्रफल के डायरेक्शन यदि लिखेंगे तो वेक्टर है कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अब देखिए, यदि हम इसके नोटेशन की बात कर लें, क्षेत्रफल के नोटेशन की बात कर लें, तो तीसरा पॉइंट आप करके लिखेंगे स्टार मार्क। क्या लिखेंगे आप लोग? थर्ड पॉइंट में वेक्टर ए बराबर, वेक्टर ए बराबर एल कैप इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये नोट पॉइंट बना लेंगे आप। ये तीनों पॉइंट क्षेत्रफल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो क्षेत्रफल सदिश राशि है, दूसरी बात क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत होती है, कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, और तीसरी पॉइंट आपको मिलेगी वेक्टर ए बराबर एल कैप इनटू मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड ऑफ वेक्टर ए मतलब परिणामी क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं, क्या देखेंगे? नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा
अगली हेडिंग क्या लिखेंगे हम लोग? घन कोण। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? घन कोण, क्यूबिक एंगल, क्यूबिक एंगल। देखिए घन कोण क्या है, नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए आप लोग, घन कोण। देखिए घन कोण क्या है, आपने देखा होगा कि वृत्त के चाप द्वारा, वृत्त के चाप द्वारा देखिएगा, यदि ये वृत्त है, ठीक, ये क्या है? वृत्त, और इसका सेंटर ये O है, ये क्या है? वृत्त, ये वृत्त हो गया, ठीक, सर्किल भी बोलते हैं। तो वृत्त है। अब यदि मान लीजिए यहां से कुछ इस तरह से, इसे बोलेंगे रेडियस, आप इस तरह से यदि मूव करेंगे इस वृत्त पर, तो ये क्या है? इसे बोलते हैं चाप। तो देखिए यदि यहां से बिंदु A से यदि बिंदु B तक पहुंचे, तो देखिए एक केंद्र पर कुछ कोण बनाता है, केंद्र पर क्या बनाता है? कुछ कोण यानी एंगल बनाता है। और इस एंगल, इस प्रकार जो वृत्त के चाप द्वारा कोण बनाया जाता है, वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बनाया जाता है, उस कोण को हम लोग बोलते हैं समतलीय कोण। इस प्रकार के जो कोण बनते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समतलीय कोण। क्या बोलेंगे? समतलीय कोण बोलेंगे, प्लेन एंगल बोलेंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यदि किसी गोलीय, यदि किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, यदि किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है, उस कोण को हम लोग बोलते हैं घन कोण। समझ आया? किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है अथवा निर्मित करता है, उस कोण को हम लोग बोलते हैं घन कोण। आइए समझाने का प्रयास करते हैं आपको। देखिए मान लीजिए ये कोई गोला है, ठीक, ये कोई गोला है, इस तरह से ये गोला है आपका, ये हमारा गोला है। मान लीजिए इसका सेंटर O इस तरह से दिया गया है, ठीक। अब यहां से देखिए ध्यान से, कुछ इस तरह से यदि मिला देते हैं आप, देखिए तो आप देख रहे हैं कि यहां इसके सेंटर पे ये देखो एरिया है, एक छोटा सा एरिया DA है। इस छोटे से एरिया के द्वारा आप देख रहे हैं कि सेंटर पे, यहां पे कुछ कोण बन रहा है, ये कुछ कोण बन रहा है, ये यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो ये जो कोण निर्मित होता है, इस कोण को हम लोग बोलते हैं घन कोण। ये जो कोण निर्मित हो रहा है, इसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? घन कोण बोलते हैं। मतलब यदि गोले का जो पृष्ठ है, कुछ इस तरह से छोटा सा भाग ले लेंगे आप, और इस भाग के द्वारा जो गोले के केंद्र पर कोण निर्मित होगा, उसी कोण को हम लोग बोलते हैं घन कोण। तो आप परिभाषा लिखेंगे, आप परिभाषा में क्या लिखेंगे? किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर जो कोण निर्मित करता है, उसे क्या कहेंगे? घन कोण कहेंगे, उसे घन कोण कहेंगे। और इसे व्यक्त किससे किया जाता है? घन कोण को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? घन कोण को डी ओमेगा, घन कोण को हम लोग किससे व्यक्त करेंगे? डी ओमेगा, डी ओमेगा से हम लोग घन कोण को व्यक्त करते हैं, ठीक है। परिभाषा आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए आप जब क्लास करना स्टार्ट करें तो आप पेन और कॉपी लेकर के बैठा करें, कि जो आपको महत्वपूर्ण चीजें लगे और अपने नोट्स कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग घन कोण को डिफाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें कुछ और चीजें। देखिए यहां पर मान लेते हैं हम लोग, इसका सेंटर O है, इस प्रकार हमने लिया था छोटी सी एरिया DA, और यहां पर ये छोटा सा कोण भी बना रहा था, जिसे हम लोग बोलते हैं डी ओमेगा, ठीक है। और ये डी ओमेगा बना रहा था, इस तरह से आप इसको मिलाएंगे तो आपको इसी प्रकार से दिखेगा, ठीक। चलिए, ये तो DA के कारण जो केंद्र पर कोण निर्मित होता है उसे हम लोग बोलते हैं
घनकोण। ठीक, डीए के कारण ये हमें मिल गया। डीए के कारण जो केंद्र पर कोण निर्मित होगा वो घनकोण कहलाएगा। इस तरह से गोले में दिखाया गया आपको। और इसकी रेडियस, हम इसकी रेडियस कितनी ले लेते हैं? गोले की रेडियस यदि हम लोग स्मॉल आर ले लें, गोले की रेडियस कितने ले लें? स्मॉल आर। तो यहां पर लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे आप। सबसे पहले आप घनकोण की परिभाषा लिख लेंगे। घनकोण की परिभाषा के बाद कुछ इस तरह से हम लोग बनाएंगे और इसमें लिखेंगे माना किसी गोले की त्रिज्या, किसी गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है, किसी गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है तथा माना किसी गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है तथा गोलीय पृष्ठ क्षेत्रफल अवयव द्वारा, क्षेत्रफल अवयव डीए द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण क्या है? डी ओमेगा है। अतः क्या लिखेंगे हम लोग? डी ओमेगा बराबर क्या लिखेंगे? डीए बाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, डीए बाई क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। डी ओमेगा की वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग डीए बाई आर स्क्वायर। ये तो छोटे से क्षेत्रफल के कारण आपको मिला डी ओमेगा बराबर डीए बाई आर स्क्वायर। जब हमने डीए क्षेत्रफल लिया यानी छोटा सा क्षेत्रफल लिया डीए, तब उसके द्वारा जो केंद्र पर कोण निर्मित होता है उसे हम लोग बोलते हैं डी ओमेगा। जो घनकोण निर्मित होता है उसे डी ओमेगा बोलते हैं। और डी ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? डीए बाई आर स्क्वायर। ठीक है। यदि अब हम संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण, यदि हम क्या लिखें? संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण यदि लिखें तब क्या लिखेंगे? ये हो गया है, उतार लीजिएगा। आइए देखते हैं। अतः आगे लिखिएगा आप लोग, अतः संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा अंतरित घनकोण। ठीक, अंतरित घनकोण। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन, बोथ साइड क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। तो डी ओमेगा, इंटीग्रल डी ओमेगा बराबर इंटीग्रल डीए बाई आर स्क्वायर। यहां पर देखिए एरियल इंटीग्रेशन होगा, क्षेत्रफली समाकलन। तो देखिए यहाँ पर 1/r² कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। और ए, जब डीए का हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा? 4πr²। आप जानते हैं गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। इसलिए जब हम लोग गोले पृष्ठ का हम लोग छोटे से क्षेत्रफल का यदि इंटीग्रेशन करते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का वो मान देता है। और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का मान कितना होता है? 4πr²। गोले का संपूर्ण पृष्ठ r² कट जाएगा तो इंटीग्रेशन डी ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटीग्रेशन डी ओमेगा की वैल्यू होती है 4π स्टेरेडियन। तो इससे आपको एक चीज और सीखने को मिल गया कि घनकोण का मात्रक क्या होता है। नोट में लिख लीजिएगा इसे, घनकोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री लेते हैं, 0 डिग्री लेते हैं, तब एक कंडीशन आती है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये फिगर दिखाई दे रहा है आप लोग को। केंद्र आपका गोले का केंद्र दिखाया गया O और इसकी रेडियस दिखाई गई R। ठीक है, रेडियस R दिखाई गई है और यहाँ पर दिखाया गया है अभिलंब कि यहाँ से एकांक वेक्टर का डायरेक्शन n है, क्योंकि हम लोग जानते हैं
एकांक वेक्टर का डायरेक्शन अभिलंब की दिशा में होता है। एकांक वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है? अभिलंब की दिशा में। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब यहाँ लेकिन देखिए ये थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, तिरछा कर दिया, स्लाइड कर दिया है। यदि हमने इस तरह से कार्ड बना करके लिया हुआ है तो ऐसे कंडीशन में क्षेत्रफल का डायरेक्शन हमें क्या लेना होता है? क्षेत्रफल का डायरेक्शन क्या होता है? तल के लंबवत। क्षेत्रफल का डायरेक्शन कैसे लेंगे हम लोग? तल के लंबवत लेंगे। देखिए ये तल है, ये कुछ इस तरह से दिया गया है, तो ऐसे कंडीशन में और इस कंडीशन में, देखिए इस कंडीशन में यदि होगा तो जो क्षेत्रफल का डायरेक्शन होगा और जो एकांक वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो 0 डिग्री एंगल बनाएगा। दोनों के बीच का एंगल ऐसे कंडीशन में कितना होगा? 0 डिग्री। परंतु यहां पर देखिए, यहां पर तो ऐसे इस कंडीशन में होता तब यहां पर हम लोग 0 डिग्री लिखते जन कैप और क्षेत्रफल के डायरेक्शन के बीच का। परंतु इसमें देखिए यहां पर ये सीधी लाइन यदि खींचेंगे यहां पर तो ये एन कैप को व्यक्त करेगा, सीधी लाइन खींचेंगे तो किसको व्यक्त करेगा? एन कैप को। परंतु यहाँ पर यदि इस पर से हम लोग तल के लंबवत क्षेत्रफल का डायरेक्शन ले तो कुछ ये इस तरह से आएगा, तो ये एंगल थीटा बनेगा। ठीक वही चीज वहां पर दिखाया गया आपको। तो इस प्रकार आकृति से निर्मित यदि हम लोग केंद्र पर घनकोण फाइंड करेंगे तो डी ओमेगा बराबर क्या लिखेंगे? तो डी ओमेगा बराबर आप लिखेंगे, याद रखिएगा, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर सॉरी छोटा सा क्षेत्रफल तो डी ए लिख लेंगे, वेक्टर डी ए। इसका यदि कंपोनेंट तोड़ेंगे जन कैप की तरफ तो किसमें टूटेगा? कॉस में। ठीक, डी ए कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग लिखते हैं डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। लेकिन जब एकांक वेक्टर और क्षेत्रफल का डायरेक्शन और एकांक वेक्टर दोनों का डायरेक्शन यदि सेम हो जाए तब ऐसे कंडीशन में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, और जैसे ही थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है तो डी ओमेगा बराबर लिखा जाता है डी ए बाई आर स्क्वायर। ये आप नोट कर लेंगे। ठीक है, फिगर से आप नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी। हो गया? चलिए हो गया तो अच्छी बात है। अब हम लोग नेक्स्ट सेकंड पढ़ते हैं वैद्युत फ्लक्स। क्या पढ़ते हैं? वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। रफ कर दें? ठीक है, आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये क्या चीज समझाया गया है। अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स। हेडिंग लगा लेंगे वैद्युत फ्लक्स, हेडिंग लगाएंगे वैद्युत फ्लक्स। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, इसे इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक बात यहां पर ध्यान देंगे कि देखिए वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स को समझने के लिए हम लोग सिंपल सा तरीका यूज करते हैं। देखिए कोई सरफेस है, कोई हमने क्षेत्रफल लिया है, इस तरह से पृष्ठ लिया हुआ है, ये सरफेस प्लेन दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो इसमें से यदि हम लोग इसमें से इस तरह से यदि लाइन इंटर कराएं, ठीक, और ये इस तरह से लाइन इंटर करने के पश्चात पास करनी है, यहां से इंटर करती है और यहां से पास करती है। तो यहां पर फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग बताते हैं कि किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप क्या देता है? वैद्युत फ्लक्स देता है। ठीक है, मतलब इसका ये हुआ कि जितनी लाइन इस क्षेत्रफल से पास करेगी, जितनी लाइन इस सरफेस यानी क्षेत्रफल से पास करेगी, वह इसकी जो माप है यानी वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या की माप है वो क्या देगी? वैद्युत फ्लक्स देगी। समझ आ गया? तो याद रखिएगा जब किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है वही हमारी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो अब डेफिनेशंस लिखेंगे, यहां पर आप परिभाषा पहले लिख लीजिए।
परिभाषा हम लोग लिखते हैं किसी किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक, तो याद रखेंगे आप लोग, किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ये तो हो गया हमारा वैद्युत फ्लक्स का डेफिनेशन। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा हमको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम लोग गणितीय भाषा के रूप में सीखते हैं। कि इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, हो गया, रफ कर दें। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, यदि यहां पर हम लोग इस तरह से एरिया लेते हैं और इसमें एक छोटा सा अवयव लेते हैं, क्षेत्रफल का छोटा सा हिस्सा यदि भाग लेते हैं और जिसको हम लोग नाम दे देते हैं डी ए। क्या नाम देते हैं? डी ए देते हैं। ठीक, डी ए वेक्टर। यहां पर हम लोग लेते हैं वेक्टर डी ए, छोटा सा क्षेत्रफल है और इस तरह से मान लेते हैं इसमें से लाइन पास कर रही है। ठीक, इस तरह से लाइन पास कर रही है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेक्टर ये हो गया। मान लेते हैं इस क्षेत्रफल को, ये जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है, प्लेन रखा गया है। कहां रखा गया है? किसी वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में रखा गया है। वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में रखा गया है और हम यहां पर वेक्टर डी ए, छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं, वेक्टर डी ए। तो देखिए, इस छोटे से भाग से जितनी बल रेखाएं पास करेंगी वह क्या कहलाएंगी? हमारी वैद्युत फ्लक्स कहलाएंगी। तो इस छोटे से भाग के कारण यदि हम लोग देखेंगे तो कितना फ्लक्स पास कर रहा है? सिर्फ एक लाइन पास कर रहा है। तो यहां पर इसको हम लोग गणितीय भाषा में लिखने के लिए फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए यदि हम लोग लिखेंगे यहां पर छोटे से क्षेत्रफल अवयव, यहां पर क्या लिखेंगे आप लोग? यहां पर आप ध्यान देंगे, ये फिगर बना लीजिए। देखिए क्या लिखेंगे आप यहां पर, हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए क्या है, डी ए वेक्टर। ठीक, यहां पर लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव वेक्टर डी ए से गुजरने वाला, क्षेत्रफल अवयव डी वेक्टर डी ए से गुजरने वाला, क्षेत्रफल अवयव वेक्टर डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अच्छा बताइए, क्षेत्रफल हमने बहुत छोटा, स्मॉल सा लिया है, बहुत छोटा लिया है, तो क्या हमारा फ्लक्स भी बहुत छोटा होगा? जी हाँ, फ्लक्स भी हमारा क्या होगा? बहुत छोटा होगा। और याद रखिएगा, फ्लक्स हम लोग फाई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं फाई ऑफ ई, इसको व्यक्त किया जाता है फाई ऑफ ई से। तो यहां पर छोटा सा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी फाई ऑफ ई। तो डी फाई ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर डॉट वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। यदि हम किसी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल को किसी वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ए में रखते हैं तो उसके छोटे से भाग यानी क्षेत्रफल अवयव डी एक से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो कितना होगा? डी फाई ऑफ ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए होगा। तो इस तरह से हम लोग छोटे से भाग से गुजरने वाला फ्लक्स बता सकते हैं। ठीक है, यदि हमें इसके संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए, इसके संपूर्ण, इस पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग?
इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, और आप ये ध्यान देंगे कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए को लिखा जा सकता है ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या क्या लिखेंगे? देखिए संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स लिखेंगे तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा डी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहां से हमें मिल जाएगा फाई ऑफ ई बराबर मिल जाएगा इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए मिलेगा। ठीक, ये इस तरह से हमारा फार्मूला हो जाएगा, फाई ऑफ ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि इसके संपूर्ण भाग से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा फाई ऑफ ई बराबर इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। यहाँ पर यहाँ पर जो हम लोगों ने लिया है वेक्टर ई यानी तीव्रता वो कांस्टेंट लिया है। ठीक, नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए। हो गया, आइए देखते हैं आगे। देखिए यदि हम क्या करें, फाई ऑफ ई, चूंकि हमें क्या दिया गया था, फाई ऑफ ई बराबर इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, इसको हम ओपन कर दें तो क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ ई बराबर क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा हो गया ई डी ए कॉस थीटा। तो इस तरह से हमारा फार्मूला बन जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू होती है आप उसे बाहर भी कर सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले को नोट कर लेंगे आप, फाई ऑफ ई बराबर इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, जो वेरिएबल होगा उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पर वेरिएबल कौन है, डी ए, वेरिएबल कौन है, डी ए। तो यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन से बाहर, फाई ऑफ ई बराबर ई कॉस थीटा बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फाई ऑफ ई बराबर क्या मिल जाएगा, ई ए कॉस थीटा। तो ये भी फार्मूला हम लोग नोट कर लेंगे, फाई ऑफ ई बराबर ई ए कॉस थीटा, फाई ऑफ ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक है, नोट कर लीजिए, फाई ऑफ ई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब इसमें देखिएगा कुछ नोट पॉइंट बना लीजिएगा स्टार मार्क करके। यदि थीटा बराबर कितना ले लें, 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री लेते हैं तो फाई ऑफ ई की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, ई ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, फाई ऑफ ई बराबर ई ए, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, ये, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान ए। तो हमारा जो फार्मूला बनेगा ये इंटू ए बन जाएगा। ये भी फार्मूला नोट कर लेंगे। ठीक, नोट करते चलिए। हो गया, स्टॉप कर दे। चलिए फाई ऑफ ई बराबर हो गया ये, कब, जब थीटा बराबर 0 डिग्री था। सेकंड, यदि हम लोग थीटा बराबर कितना ले लें, थीटा बराबर कितना लें,
ध्यान दीजिएगा, यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले, थीटा की वैल्यू कितनी ले लें 90 डिग्री, तो बताइए 90 डिग्री लेंगे तो फाई ऑफ ई बराबर क्या लिखा जाएगा, फाई ऑफ ई बराबर लिखा जाएगा ई ए cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो cos 90 की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा फाई ऑफ ई बराबर 0। तो याद रखिएगा cos 90 की वैल्यू जैसे ही 0 होगी वैसे ही हमारा फाई ऑफ ई की वैल्यू कितना हो जाएगा 0। नोट कर लीजिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं इसकी, यदि थीटा बराबर कितना लिखा जाए 180 डिग्री, यदि थीटा बराबर कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए, तब फाई ऑफ ई का मान कितना हो जाएगा ई ए cos 180 डिग्री, या इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग फाई ऑफ ई बराबर लिख सकते हैं cos 180 का मान कितना होता है -1, तो यहां पर हो जाएगा -e a। इस तरह से हमारे 3 कंडीशंस बने। 0 डिग्री रखेंगे तब हमें क्या मिलेगा ई ए मिलेगा, यदि 90 डिग्री रखेंगे तो फाई ऑफ ई कितना मिलेगा 0 मिलेगा, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री रखेंगे तब कितना मिलेगा -e a।